कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां एक ताकतवर योद्धा फिनिस्ट और उसका वफादार साथी एंडी एक बेहद खतरनाक जंगली सुअर के पीछे पड़े हैं। ये सुअर कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि इतने लंबे समय से गांव की फसलों को तबाह कर रहा था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। खेत उजड़ चुके थे, अनाज बर्बाद हो चुका था और गांव वाले इस जानवर से पूरी तरह परेशान हो गए थे। ऐसे में फिनिस्ट ने ठान लिया था कि वो इस जानवर को पकड़ कर ही रहेगा। फिनिस्ट खुद को गांव का सबसे बड़ा नायक मानता था। वो हर जगह अपनी वीरता के किस्से सुनाता फिरता था और चाहता था कि लोग उसे देखकर सिर झुकाए। उसने एंडी से कहा, अगर आज ये सुअर मेरे हाथों से बच गया तो फिर मेरे नाम की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतना कहकर वो बिना डरे सुअर पर टूट पड़ा। उसने अपने हथियार से लगातार वार किए, लेकिन सुअर पर किसी भी चोट का कोई असर नहीं हुआ। वो और भी उग्र होता गया। एंडी ने भी फिनिस्ट की मदद करने के लिए वार किया, लेकिन उसका हथियार सीधे सुअर की नाक में जा घुसा। इससे वो जानवर पूरी तरह जाग गया और भयानक दहाड़ मारते हुए एंडी की तरफ झपटा। तभी फिनिस्ट उसके सामने आ गया। उसने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, लेकिन उस जानवर की ताकत के सामने वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सका। सुअर ने एक झटके में उसे हवा में उछाल दिया और फिनिस्ट धड़ाम से उसके ऊपर ही जा गिरा। इसी बीच एंडी ने सूझबूझ दिखाते हुए एक रस्सी फेंकी। फिनिस्ट ने रस्सी पकड़ ली और चौंकाने वाली बात यह हुई कि सुअर हवा में उठ गया। फिनिस्ट ने उसी रस्सी को सुअर के पंखों और सींगों में उलझा दिया, जैसे वो किसी उड़ने वाली सवारी को काबू कर रहा हो। फिर उसने अपने इशारों पर उस सुअर को उड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो उसे गांव की तरफ ले गया। गांव वाले जब ये नजारा देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। जिस जानवर से वे महीनों से डर रहे थे, उसे फिनिस्ट हवा में नचा रहा था। पूरा गांव फिनिस्ट फिनिस्ट चिल्लाने लगता है। हर कोई उसे अपने समय का सबसे बड़ा हीरो मानने लगता है। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी जादूगरनी बाबा यागा भी मौजूद थी। उसने फिनिस्ट की तारीफ नहीं की, बल्कि उसे चुनौती दे दी। उसने कहा, अगर तुम सच में इतने महान हो तो मेरे घर के बाहर जो बड़ा पत्थर पानी को रोक रहा है उसे हटाकर दिखाओ। फिनिस्ट ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसने इससे कहीं बड़ी मुसीबतों का सामना किया है और ये तो बस एक छोटा सा काम है। लेकिन बाबा यागा ने साफ कह दिया कि वो अपनी आंखों से देखे बिना कुछ नहीं मानेगी। उसके इस जवाब पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े। पहली बार फिनिस्ट को अपनी तारीफ के बजाय मजाक का सामना करना पड़ा। वो गुस्से से भर गया और वहां से सीधा अपने घर लौट आया। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, लोगों के सामने अपनी इज्जत कैसे वापस लाई जाए। तभी एंडी ने उसे एक रास्ता बताया। उसने दूर खड़े एक ऊंचे टावर की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां एक राक्षस ने खूबसूरत राजकुमारी को कैद कर रखा है। अगर फिनिस्ट उस राक्षस को मारकर राजकुमारी को बचा ले तो उसकी वीरता की चर्चा हर जगह होगी। ये सुनते ही फिनिस्ट के भीतर फिर से वो पुराना जोश जाग उठा। उसे लगा कि यही मौका है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का। रात ढलते ही दोनों टावर की तरफ निकल पड़े। वहां पहले से कई योद्धा मौजूद थे जो राजकुमारी को बचाने आए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग वहां नाम कमाने से ज्यादा राजकुमारी से शादी करने का सपना लेकर आए थे। उन सब ने फिनिस्ट से पूछा कि अगर राक्षस को मिलकर हराया जाए तो राजकुमारी किसकी होगी। इस पर फिनिस्ट ने साफ कह दिया कि उसे राजकुमारी नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ नाम चाहिए। फिर वो चुपचाप एंडी को अलग ले गया और बोला कि वो राक्षस को अकेले ही खत्म करेगा। वो किसी और की मदद नहीं लेगा और सुबह का इंतजार भी नहीं करेगा। यही सोचकर वो खिड़की से सीधे टावर के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम भी मरने आए हो? फिनिस्ट ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लेकिन राजकुमारी डरकर पीछे हट गई और अंदर भाग गई। फिनिस्ट ने उसे रोकने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ लिया, मगर वो झटके से छूटकर एक खंभे के पीछे छिप गई। तभी अंधेरे से एक लंबा सर्प जैसा राक्षस फिनिस्ट पर झपट पड़ा। अब असली लड़ाई शुरू हुई। फिनिस्ट ने उस राक्षस पर हथियार से वार किए, लेकिन हर वार बेअसर रहा। तभी उसे समझ में आया कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राणी का हिस्सा है जिसका आधा शरीर किसी सांप जैसा है। उसने साहस दिखाते हुए उस सर्पनुमा हिस्से को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे फाड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी पल राक्षस ने उसकी आंखों में जहर जैसा थूक छोड़ दिया। फिनिस्ट की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो अब कुछ देख नहीं सकता था। अंधा होने के बाद भी वो रुका नहीं। उसने अपने पैरों से टटोलकर हथियार खोजा और फिर से हमला कर दिया। लेकिन अचानक राक्षस गायब हो गया, जैसे वो हवा में घुल गया हो। फिनिस्ट के लगातार वारों से टावर हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और पूरा भवन जोर जोर से कांप उठा। शोर सुनकर बाहर खड़े योद्धा भी जाग गए। जब वे भीतर के मलबे के पास पहुंचे तो वहां न राजकुमारी दिखी न राक्षस।
उन्हें बस मलबे के नीचे दबा हुआ फिनिस्ट दिखा, जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। एंडी को जब पता चला कि फिनिस्ट अब देख नहीं सकता, तो वो उसे वहां से उठाकर घर ले गया। लेकिन फिनिस्ट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। आंखें खोने के बाद वो भीतर से भी टूट गया था। गुस्सा, दर्द और अपमान सब एक साथ उसके अंदर जमा हो गए थे। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया था। वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं रहता था। एंडी को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि बाबा यागा शायद मदद कर दे, इसलिए वो उसके पास गया और पूरी कहानी बता दी। लेकिन बाबा यागा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब वो खुद मुश्किल में थी, तब फिनिस्ट ने उसका साथ नहीं दिया था। अब वो उसकी मदद क्यों करे? ये बात फिनिस्ट तक पहुंची तो वो और भी उदास हो गया। धीरे धीरे एंडी भी उससे दूर होने लगा। अब फिनिस्ट अकेला रह गया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। काम करने की ताकत नहीं बची, पैसा खत्म होने लगा। वो बाहर जाकर सड़े गले फल खरीदता, कभी कभी बच्चों को उनमें से भी कुछ चुरा लेते। आखिर एक दिन वो अपनी खाली टोकरी लेकर बाजार में बैठा रहा, लेकिन खरीदने लायक कुछ भी नहीं बचा था। उसी समय बाबा यागा वहां से गुजरी। उसने फिनिस्ट को इस हालत में देखा और चुपचाप अपनी टोकरी से कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में डाल दिया। दोनों के बीच अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी कि अचानक गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। फिनिस्ट भले देख नहीं सकता था, लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। लोगों की चीखें, घोड़ों की आवाजें, तलवारों की टकराहट, सब कुछ उसके कानों में गूंज रहा था। जैसे ही लुटेरे उसके पास आए, उसने सिर्फ आवाजों के सहारे उन पर हमला शुरू कर दिया। वो अंधा होते हुए भी 2-3 डाकुओं से एक साथ लड़ने लगा। एक डाकू ने उस पर रस्सी फेंकी, लेकिन फिनिस्ट ने उसी रस्सी से उसे घोड़े से नीचे खींच लिया और फिर उसकी जमकर धुनाई की। लेकिन अंत में कई लुटेरों ने मिलकर उसे गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो एक जहाज में था। उसके हाथ और गर्दन लकड़ी के ढांचे से बंधे हुए थे। जहाज में बाबा यागा और गांव के कई लोग भी कैद थे। हैरानी की बात यह थी कि एंडी उस जहाज में आजाद घूम रहा था। बाबा यागा ने उससे पूछा कि वो खुला कैसे है। एंडी ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया कि उसने लुटेरों को यकीन दिला दिया है कि वो उनकी तरफ है और उन्हें फायदा पहुंचाएगा। साथ ही वो उनके बीच रहकर गांव वालों पर नजर भी रखेगा। एंडी के पास एक सोने का चिराग भी था। उसने कहा कि वो उसे बेचकर पैसे कमाएगा। लेकिन जैसे ही उसने चिराग साफ करने के लिए उसे रगड़ा, उसमें से एक जिन बाहर आ गया। जहाज में अफरा तफरी मच गई। डाकू घबरा गए, एंडी भी डर गया। एक डाकू ऊपर आया और उसने जिन को देखते ही हमला कर दिया, मगर जिन ने उसे हवा में उछाल दिया। जब जिन एंडी के पास खड़ा होकर उसकी इच्छा पूछने लगा, तो एंडी घबरा कर बोला कि वापस चिराग में चले जाओ। जिन मान गया और फिर से चिराग में समा गया। थोड़ी देर बाद एक डाकू आया, एंडी के गले पर तलवार रखी और उसका चिराग छीन लिया। जहाज आखिरकार अरब की भूमि पर पहुंचा। वहां गांव से लाए गए लोगों को गुलामों की तरह बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया। तभी एक नकाबपोश आदमी आया और उसने फिनिस्ट, बाबा यागा और एंडी को खरीद लिया। वे सब उसके साथ एक विशाल महल में पहुंचे जहां रोबोट काम कर रहे थे। सब लोग देखकर हैरान थे, क्योंकि ये सब किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। नकाबपोश आदमी ने अपना चेहरा दिखाया। उसने बताया कि वह एक वैज्ञानिक है और जो कुछ भी वे देख रहे हैं वो जादू नहीं बल्कि विज्ञान का कमाल है। उसने कई मशीनें बनाई थीं जो इंसानों के काम को आसान बनाती थीं। फिनिस्ट ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो एक महान योद्धा था और कैसे आंखें जाने के बाद उसका जीवन बर्बाद हो गया। वैज्ञानिक ने कहा कि उसने फिनिस्ट और बाबा यागा के बारे में सुना है। वो गुलामों को खरीदकर उन्हें आजाद कर देता है। खाने के समय वैज्ञानिक ने अपने रोबोट से खाना मंगवाया। ये देखकर सभी दंग रह गए। बाबा यागा को लगा कि यह जादू है, लेकिन वैज्ञानिक ने बताया कि वो पिछले 500 सालों से इन मशीनों पर काम कर रहा है। ये सुनकर बाबा यागा हैरान रह गईं। उसने पूछा कि तुम इतने सालों से जवान कैसे हो? वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि उसने एक खास रसायन तैयार किया है जिसे पीकर इंसान उम्र के असर से बच सकता है। इसके बाद वो उन्हें अपनी प्रयोगशाला में ले गया। वहां फिनिस्ट ने पूछा कि क्या उसकी आंखें वापस आ सकती हैं? वैज्ञानिक ने कहा कि आंखें तो नहीं, लेकिन कुछ और जरूर है। उसने फिनिस्ट को एक खास चश्मा पहनाया और उसकी दुनिया फिर से रोशन हो गई। अब वो सब कुछ देख सकता था। वैज्ञानिक का मानना था कि जादू से दुनिया को नुकसान होता है और विज्ञान ही असली समाधान है। उसने ये भी कहा कि वो एक ऐसी मशीन बना चुका है जो जादुई चीजों की शक्ति खत्म कर सकती है। इस बात को साबित करने के लिए उसने वो सोने का चिराग निकाला। बाबा यागा ने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन वैज्ञानिक नहीं रुका। उसने चिराग घिसा और जिन बाहर आ गया। तुरंत उसने अपनी मशीन चालू कर दी
और जिन उसके अंदर खिंच गया। वैज्ञानिक ने गर्व से कहा कि देखो, मैंने जादू को खत्म कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात उसे खबर मिली कि पास की पहाड़ी पर एक राक्षस लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। वैज्ञानिक ने तय किया कि उसे पकड़ना ही होगा। फिनिस्ट ने जैसे ही सुना कि उस राक्षस का चेहरा शेर जैसा है और पूंछ सांप जैसी, वो समझ गया कि यही वही राक्षस है जिसने उसकी आंखें छीनी थीं। वो तुरंत बोला कि वो भी साथ चलेगा, वो बदला लेना चाहता था। वैज्ञानिक पहले तो नहीं माना, लेकिन फिनिस्ट ने कहा कि आपने मेरी जान बचाई है, अब मैं आपकी मदद करूंगा। तभी वैज्ञानिक ने उसे एक खास गैजेट दिया। उसने बताया कि अगर इसे राक्षस के पास रखा जाए तो वो अपने आप कैद हो जाएगा। अगली रात बाबा यागा चुपके से वैज्ञानिक की लैब में घुस गईं। वो अमरता वाला रसायन चुराना चाहती थी, लेकिन वैज्ञानिक ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम लोग राक्षस को पकड़ लाएं तो तुम्हें इस रसायन का हिस्सा मिलेगा। अगले दिन सब लोग यात्रा के लिए तैयार हो गए। वैज्ञानिक ने उन्हें अपनी उड़न मशीन दिखाई, जिससे वे बहुत जल्दी उस पहाड़ी तक पहुंच सकते थे। उसने फिनिस्ट के हथियार को भी खास बना दिया था। उसमें अब एक बटन था, जिससे वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया था। सब लोग उस मशीन में बैठे और राक्षस की पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। पहाड़ी पर पहुंचकर फिनिस्ट ने राक्षस के पैरों के निशान देखे। वे सीधे एक गुफा के अंदर जा रहे थे। उसने वैज्ञानिक की मशीन गुफा के बाहर रख दी और तय किया कि राक्षस को मारना नहीं, बल्कि कैद करना है। इसलिए वो अकेले गुफा के अंदर गया, राक्षस को ललकारा और फिर बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसका सिर एक पेड़ से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। तभी राक्षस बाहर निकल आया, लेकिन बाबा यागा ने तुरंत मशीन चालू कर दी। मशीन से लंबी लंबी जंजीरें निकलीं और उन्होंने राक्षस को जकड़कर अंदर खींच लिया। फिर उसने लीवर बंद किया और राक्षस कैद हो गया। कुछ देर बाद फिनिस्ट को होश आ गया। अब सब लोग सुरक्षित थे और वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ता लंबा था, इसलिए वे रात में एक जगह रुक गए। तभी पिंजरे के अंदर से किसी लड़की की आवाज आई। फिनिस्ट ने जाकर पिंजरा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाबा यागा ने उसे रोका। फिर भी वो नहीं रुका। जैसे ही पिंजरा खुला, उसके अंदर वही राजकुमारी निकली जिसे फिनिस्ट ने टावर में देखा था। बाबा यागा को अब समझ आ गया कि यही वो रहस्यमयी लड़की थी। उसने चेतावनी दी कि उसे बाहर निकालना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिनिस्ट तो पहले ही उसके प्यार में पड़ चुका था। उसने जैसे ही राजकुमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, बाबा यागा ने उसे धक्का देकर पिंजरा दोबारा बंद कर दिया। तब राजकुमारी ने सच्चाई बताई। उस पर श्राप है, अगर कोई आदमी उसे छू ले तो वो राक्षस में बदल जाती है। उसने कहा कि वो बुरी नहीं है, वो तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कोई पहले हमला न करे। वो पहाड़ों में अकेले रहती है ताकि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन इंसान उसे वहां भी चैन से नहीं जीने देते। तभी वैज्ञानिक ने एक किसान की बिल्ली पकड़ ली। किसान ने बहुत मिन्नतें की कि ये बिल्ली तो सबका भला करती है, क्योंकि रात में इससे रोशनी निकलती है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं माना। उसने अपनी मशीन से बिल्ली का जादू खींच लिया और उसे एक केमिकल में बदल दिया। अब फिनिस्ट और राजकुमारी के बीच भावनाएं बढ़ने लगी थीं, लेकिन बाबा यागा और एंडी को जब वैज्ञानिक की असली सच्चाई पता चली तो वे डर गए। उन्होंने देखा कि वैज्ञानिक रोबोट नहीं, बल्कि जादू से चलने वाले पुतलों का इस्तेमाल कर रहा था। असल में उसकी उम्र बढ़ाने वाला रसायन भी मासूम जादुई जीवों की शक्ति खींचकर बनाया गया था। बाबा यागा ने क्रोध में कहा कि तुम झूठे हो, तुम विज्ञान के नाम पर जादू चुराते हो। ये सुनकर वैज्ञानिक भड़क गया और बोला कि जो भी मेरा सच जान लेता है वो जिंदा नहीं बचता। उसने तुरंत अपने रोबोटों को तैयार कर लिया। राजकुमारी को भी पकड़ लिया गया और उसकी शक्ति खींचने की कोशिश की गई। फिनिस्ट ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बंधा हुआ था। तब उसने एक साहसिक कदम उठाया। उसने जानबूझकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। श्राप के असर से वो राक्षस में बदल गई, लेकिन इसी रूप में उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और भाग निकली। इसी अफरा तफरी में बाबा यागा और फिनिस्ट भी वहां से निकल गए, लेकिन वैज्ञानिक के आदमी उनका पीछा करने लगे। बाबा यागा ने अपने जादू से तरबूज के बीजों को तरबूजों में बदलकर दुश्मनों का रास्ता रोक दिया। वैज्ञानिक ने अपना विशाल टर्टल रोबोट निकाला, जिससे पूरा महल हिलने लगा। अब असली युद्ध शुरू हो गया था। वो रोबोट तोप के गोले बरसाने लगा और वैज्ञानिक खुद उसके अंदर बैठकर सब पर हमला करता रहा। फिनिस्ट ने योजना बनाई कि बाबा यागा उसका ध्यान भटकाएगी और वो रोबोट पर चढ़कर उसे उल्टा कर देगा, क्योंकि अगर वो टर्टल रोबोट उल्टा हो गया तो फिर सीधा नहीं हो पाएगा। बाबा यागा ने बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन रोबोट की एक मशीन ने उसके अंदर का जादू खींचना शुरू कर दिया, जिससे वो बूढ़ी दिखने लगी। फिनिस्ट को यह देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोबोट पर चढ़ गया। वैज्ञानिक ने उसे गिराने के लिए अपने पंख फैलाए और उसी अफरा तफरी में फिनिस्ट का चश्मा नीचे गिर गया। अब वो फिर से अंधा हो गया था।
लेकिन बाबा यागा ने उसे निर्देश देना शुरू किया। कहाँ जाना है, कैसे बचना है, कब वार करना है। तभी राक्षस बनी राजकुमारी भी वहां आ गई। उसे देखकर वैज्ञानिक घबरा गया। फिनिस्ट ने मौके का फायदा उठाकर रोबोट की जंजीर कस दी और उसे उल्टा कर दिया। रोबोट के भीतर जमा सारा जादुई केमिकल नीचे गिरने लगा। वैज्ञानिक ने अपने पंखों से भागने की कोशिश की, लेकिन वो खुद उसी जादुई केमिकल में गिर गया और खत्म हो गया। दूसरी तरफ फिनिस्ट थक कर बेहोश हो गया। राजकुमारी ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। उसे डर था कि फिनिस्ट अब नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसके आंसू फिनिस्ट की आंखों पर गिरे और वो फिर से होश में आ गया। उसकी दृष्टि भी वापस लौट आई। फिनिस्ट ने राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार किया और वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन राजकुमारी ने दुखी होकर कहा कि श्राप के कारण वो उसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए फिनिस्ट और उसके साथ ही गांव लौट आए, लेकिन उसका दिल अब भी उसी राजकुमारी में अटका हुआ था। इसी दौरान बाबा यागा ने अमरता के रास्ते के साथ साथ राजकुमारी के श्राप को तोड़ने का भी तरीका खोज निकाला। वो खुशी खुशी फिनिस्ट के पास पहुंची और बोली कि श्राप असल में जानबूझकर लगाया गया है, यानी राजकुमारी की कोई गलती नहीं है। अब उन्हें बस उस श्राप को तोड़ने का उपाय ढूंढना है। और यहीं से कहानी एक नए सफर की तरफ बढ़ जाती है, जिसका अगला हिस्सा शायद आगे आने वाला है।